सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ और चुपचाप सुनता ही शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों से ही जहाज़ बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों से ही जहाज़ बनाता हूँ। बनाए चाहे चाँद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का जो विषय वस्तु है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पर आधारित जो भी थ्योरीज़ हैं और थ्योरीज़ के बाद फार्मूला और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में होता क्या है कि सबसे पहले हम थ्योरी वाले पार्ट्स को पढ़ते हैं और जैसे ही थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, उसके सूत्र को पढ़ते हैं, उसमें जो भी सूत्र आते हैं सूत्र के बाद उसका हम लोग अनुप्रयोग करते हैं। ये 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। थ्योरी, फिर आपका फॉर्मूला और फॉर्मूला के बाद आपका उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, ये आप ले करके चलिए। इसी क्रम में अगर आप मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सूत्रों को याद नहीं करना पड़ेगा। एक लंबे समय से अध्यापन के अनुभव के बाद मैं ये बता रहा हूँ कि आपको सूत्रों को याद नहीं करना पड़ेगा। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद फार्मूला करिए, फार्मूले के बाद एप्लीकेशन करिए। क्योंकि मैं आपको बताया था कि यह जो क्लास होगा यह बिल्कुल CSAT ओरिएंटेड, यानी UPSC जो 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम लेती है, त्रिस्तरीय जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स का होता है, प्रीलिम्स होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका मेंस होता है और तीसरे नंबर पे यानी साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू। आपको बता दें यह जो प्रीलिम्स होता है यह भी 2 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स का भी एग्जाम, इसमें भी 2 पेपर होता है, एक GS पेपर 1 GS होता है और सेकेंड पेपर CSAT होता है। हम चर्चा करेंगे CSAT पे। GS का जो पेपर होता है ये आपके 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स में ईच क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, यानी कुल मिलाकर के अगर कहें तो 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 2 आवर्स होता है। इसके लिए भी कहते हैं, आप बता दें आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होता है और यह जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर कहने का तात्पर्य यह है कि आपको उतना ही करना है, इसमें PhD नहीं करना है, इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार लेने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको 80 क्वेश्चन में यदि आप 80/3 मतलब लगभग आप अगर 27 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर देते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और जैसे ही जब आप इसको क्वालिफाई करें, लगभग हमको लगता है कि 27 × 2.5 66 या 67 मार्क्स अगर आप हल करते हैं, लाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका GS का पेपर चेक होगा। कभी भी इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करिएगा। और CSAT में सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं से बाहर निकल जाते हैं। GS की अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कारण बस CSAT हो जाता है। 3 स्तर पे देखें अगर हम, एक तो अच्छी रणनीति न होने की वजह से, हमें कैसे पढ़ना, हमारे पास सारे कंटेंट्स हैं, अच्छे कंटेंट्स हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले कंटेंट्स हैं, उसके बावजूद भी अगर हमको तरीका नहीं पता है कि कैसे हमको स्टडी करना है, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, एक स्ट्रेटजी की कमी के कारण नहीं हो रही है। दूसरा नंबर तो एक तो भाई भय और आतंक का माहौल मैथ का, कि इसमें मैथ है, शुरू से हमने मैथ्स पढ़ा नहीं, हम तो ह्यूमैनिटी लिए थे, हमने तो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ा, हमने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, हमने तो ज़िंदगी भर मतलब कि हम लोग तो ज़िंदगी भर केवल मतलब कि थ्योरीज पढ़ते रहे, यहाँ फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे।
तो एक तो मैथमेटिक्स का भय, फियर सता रहा होता है कि हमें नहीं आएगा नहीं आएगा, और निश्चित रूप से जो मनोवृत्ति आपके विचार, जो जैसे आपके विचार होते हैं उस तरीके से आपका शरीर भी वर्क करने लगता है और आपका मन भी वैसे ही और दिमाग भी वैसे ही वर्क करने लगता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। निश्चित रूप से यदि आप मेहनत करते हैं, सही दिशा में सकारात्मक मेहनत करते हैं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस अननोन वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल को ही अगर देखें तो बोलता आई एम पॉसिबल। कुछ भी इस दुनिया में कठिन नहीं होता है, बस आपको सही दिशा में सही अप्रोच के साथ आपको मेहनत करना होता है। क्या अच्छी रणनीति होगी, क्या सही अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम समय को प्रबंधित करें, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर तो एक होता है, ऐसे लोग भी बाहर हो जाते हैं जो अति आत्मविश्वास वाले होते हैं, जिनको वो ये समझते हैं कि हम मैथमेटिक्स में मतलब रामानुजन हैं, हम हार्डी हैं, जीएच हार्डी हम ही हैं, रामानुजन हैं, हम यूक्लिड हैं, हमें ज्योमेट्री आती है, सब कुछ आती है ज्योमेट्री में। माने अपने आप को वो यूक्लिड ही समझ लेते हैं, अपने आप को वो जीएच हार्डी ही समझ लेते हैं, अपने आप को वो रामानुजन ही समझ लेते हैं कि हमसे बढ़िया मैथमेटिक्स किसी को आती नहीं है और दुनिया की कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो हम कर लेते हैं। तो भाई साहब बता दें, ये यूपीएससी है, ये सीसेट हो ही क्यों रहा है? सीसेट का सीधे सीधे मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब आपके प्रतिभा के स्तर का आकलन हो रहा है, और यूपीएससी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से किस प्रकार से भिन्न प्रश्नों को देती है, अगर आप एस्पिरेंट यूपी एस्पिरेंट है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से किस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति भिन्न होती है, ये चीज़ आपने देखा होगा। आप वैसे भी देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी था 2011 से और 2015 तक के अगर प्रश्नों को हम देखें, अगर सीसेट का दृष्टिकोण देखें तो नंबर सिस्टम से 2011 में 2 प्रश्न पूछा, 2012 में, 2013 में, 2014 में लगातार 3 वर्षों से एक भी प्रश्न नहीं पूछा, और 2015 में सच बताएं तो 2015 में 5 से 7 प्रश्न पूछ दिया, यानी 3 साल का गैप देकर के प्रश्न पूछ दिया। साधारण एक एस्पिरेंट होने की वजह से, समय को प्रबंधित करने की वजह से हम क्या करते हैं कि उस पोर्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि लगातार उससे पूछ नहीं रहा है। लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। कभी आप हिस्ट्री के अगर एस यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे तो कभी प्राचीन इतिहास से लगातार क्वेश्चन कम कर देता है। और कभी आप देखेंगे सेगमेंट को तो पता चलेगा कि प्राचीन इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ दिया, आधुनिक इतिहास से कम कर दिया। कभी मेडाइवल से ज़्यादा पूछ देगा तो कभी प्राचीन से ज़्यादा पूछ देगा। तो ये चीज़ कभी सबको बराबर समय देना है। तो यहाँ पर 2011 से 2015 तक के नंबर सिस्टम्स के सीसेट का दृष्टिकोण हमने देखा था। इसमें याद रखिएगा, जो नंबर सिस्टम होता है, आपकी सही रणनीति, सही अप्रोच ही आपको सफल बनाएगी। अति आत्मविश्वास में, बहुत ज़्यादा आत्मश्लाघा में, आपको बहुत ज़्यादा आत्मश्लाघा में आपको ये नहीं करना है कि हमको मैथमेटिक्स आती है तो क्या मतलब है, हम कर ले जाएंगे। लेकिन ठीक है, आपको भरोसा भी होना चाहिए खुद पे, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास की अधिकता नहीं होनी चाहिए। आत्मविश्वास की अधिकता जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास की अधिकता आपके लिए घातक सिद्ध हो जाती है और आपको सफलता के मार्ग से बहुत दूर छोड़ देगी ले जाकर। तो आइए सीसेट के सही अप्रोच को, इससे कितने क्वेश्चंस पूछते हैं सबसे ज़्यादा ये देखते हैं। मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछता है। और 10 to 12 क्वेश्चन में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्नों की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, यानी संख्या पद्धति प्रकरण से, संख्या पद्धति प्रकरण से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है मैं बता दूं आपको। कुछ तो इकाई के अंक के पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अलग टाइप के प्रश्न इकाई के अंक से भी पूछे जाते हैं सीसेट में। निश्चित रूप से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से यह भिन्न प्रश्नों को बनाता है, बिकॉज
सरकार भाई आप पर निवेश करेगी तो कहीं सरकार आप पर निवेश कहीं व्यर्थ न जाए, उसका आप उसके लायक भी हैं कि नहीं हैं, इसकी जांच होती है। 10 से 12 प्रश्न पूछती है। याद रखिएगा, इसमें जो 5 से 6 प्रश्न शुरू के होते हैं ये बिल्कुल ही इजी होते हैं। इजी का मतलब कि अगर 8th में बच्चा 9th में पढ़ रहा है, अगर सही ढंग से मैथमेटिक्स को पढ़ा है 8th 9th में 6 7 8 में, तो निश्चित रूप से वो इसको सॉल्व कर ले जाएगा, क्योंकि 10th लेवल तक ही आती है। इसके बाद जो 7 to 9 क्वेश्चन होता है ये मॉडरेट लेवल का होता है। मॉडरेट लेवल का मतलब कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, इसकी तुलना में थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा समय लगता है। अगर ये आपने 30 सेकेंड में सॉल्व कर लिया तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 1 मिनट लग जाए। लेकिन जब आप जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे 10 to 12, यानी जो क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बिल्कुल ही हार्ड क्वेश्चंस होंगे। और हार्ड कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते हैं। यदि आपने सही से मैथमेटिक्स को सॉल्व किया, आपका अप्रोच सही रहा है मैथमेटिक्स को लेकर के, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे, पहले ही आपको बताए कि सी सेट जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है जो प्रश्न आपका समय ज़्यादा ले। यानी यह हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे थोड़ा ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। ये 1 मिनट में 2 मिनट ले लेगा, ठीक है, आपके पास 2 घंटे का ही समय है। अन्य भी सेगमेंट हैं उसमें, कंप्रीहेंशन है, तो उसमें अन्य भी सेगमेंट्स हैं, अन्य सेगमेंट्स को भी सॉल्व करने हैं। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल हाथ भी ना लगाइए। हाँ, लास्ट में अगर बहुत ज़्यादा आप मतलब कि फर्टाइल ब्रेन वाले हैं, आप 1 घंटा में ही पूरा सी सेट का पेपर हल कर ले जाते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन पर कर लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि रोका जा रहा है कि नहीं आप मत करिए, करिए, लेकिन आप अपना समय बेकार व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि आपके पास मात्र 2 घंटे का समय है। 80 प्रश्न में से आपको 27 प्रश्न ही करने हैं। तो काहे के लिए आपको इसमें पीएचडी धारण करना नहीं है। राष्ट्रपति पुरस्कार लेने के लिए अगर करना है तो आप केवल सी सेट को ही निकाल लीजिए, कोई मतलब नहीं, फिर भी आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। अगर आईएएस बनना है तो आपका सही अप्रोच बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सी सेट निकालना भी अत्यंत श्रमसाध्य हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे 2 मिनट्स 3 मिनट्स लग सकते हैं, हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एकदम बिल्कुल आप इग्नोर करिए। हम तो यही आपसे कहेंगे कि ऐसे प्रश्नों को इग्नोर कर दीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना, बहुत ज़्यादा आपकी दिमाग उसमें खपत हो रही है, एनर्जी आपकी ऊर्जा लग रही है। जहाँ ऊर्जा और समय की ज़्यादा खपत हो, सी सेट के पेपर में बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपका एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा है और एनर्जी कंजम्पशन के साथ साथ टाइम कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कारण इसे हम हार्ड कह रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। तो आइए देखते हैं कि ये 10 से 12 जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न कैसे होते हैं, आखिर इनका रूप क्या होता है, कैसे लगते हैं देखने में और किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। ज़रा उसके प्रकृति के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि संख्या पद्धति क्या है। अच्छा, पद्धति का मतलब क्या, फिजिक्स में इसको हम निकाय बोल देते हैं, सिस्टम, और पढ़े होंगे बल निकाय, यानी जहां एक से अधिक बल हो, जहां एक से अधिक बलों का अध्ययन करते हैं बल निकाय होता है। एक ही बॉडी पे अगर 10-10 बल एक साथ काम करें तो वहां बल निकाय कहते हैं, ठीक है। तो यहां भी संख्या पद्धति यानी संख्या निकाय की बात हम कर रहे हैं। तो संख्या निकाय का मतलब होता है कि हम यहां पर कई प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे, यानी संख्याओं के निकाय का अध्ययन करेंगे, यानी कौन सी संख्या, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, संख्याओं की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में कौन से स्पेशल नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम्स क्या होता है, को प्राइम्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि संख्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन संख्या पद्धति के अंतर्गत करते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है,
तो सबसे पहले आया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद आया मैथमेटिक्स में पूर्ण संख्या, जीरो की खोज हुई, जीरो में मैंने जीरो मिला दिए नेचुरल नंबर में, तो प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या बना, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक बना, पूर्णांक के बाद अन्य और भी नंबर्स को अध्ययन करते हैं हम। तो ये एक क्रमबद्धता से अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको संख्या पद्धति कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी इसके थ्योरी पोर्शन को स्टडी करते हैं। अब बहुत जल्दी ही थ्योरी पोर्शन को खत्म करेंगे। तो संख्या, सबसे पहले तो इसमें याद रखिएगा अंक, डिजिट। क्या होता है डिजिट? आपको बता दें कि महर्षि कणाद कहते हैं, कणाद नाम ही कणाद है, कण यानी दुनिया में कोई भी चीज़ जो है अत्यंत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी होती है, अत्यंत छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। आपकी अगर मतलब शरीर की ही बात करें तो हमारे शरीर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो सेल होता है। तो सेल, कई सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं तो आपस में टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो कोशिकाएं, कोशिकाओं से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंगतंत्र बना, अंगतंत्र से आपका शरीर तैयार हुआ। तो सेल आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। इंग्लिश में लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी लेटर से पूरी इंग्लिश का निर्माण हुआ है, A to Z मात्र 26 लेटर्स, और इनकी संख्या भी सीमित है, 26 अक्षर होते हैं। यहाँ भी वैसे ही होता है। मैथमेटिक्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है डिजिट, यानी अत्यंत छोटी इकाई मैथमेटिक्स की, जिससे पूरे मैथ्स की बिल्डिंग तैयार हुई है। गणित की पूरी जो इमारत है, पूरी गणित की इमारत जो है वो इसी से तैयार हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक करती है उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, अंक बोलते हैं। और इनकी संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 to 9 होता है जो डिजिट्स होता है, ये अंक होता है। और पूरे मैथमेटिक्स में आप जहाँ भी चले जाएंगे, चाहे आप यहाँ की मैथमेटिक्स देखिए, चाहे आप अमेरिका की मैथमेटिक्स देखिए, चाहे दुनिया में कहीं का भी मैथमेटिक्स देखिए, आपको 0 to 9 ही आपको दिखाई देगा अगर वो मैथ्स है तो, ठीक है। अंक की सहायता से, अंक को अगर क्रमबद्ध तरीके से सजाते हैं तो अंकों की सहायता से क्या प्राप्त होता है, जैसे कोशिकाओं की सहायता से उत्तक तैयार होता है, वर्ड्स तैयार होता है शब्दों के, यानी अक्षरों की सहायता से, वर्ण की सहायता से शब्द तैयार होता है। उसी तरीके से अंकों की सहायता से संख्या तैयार होता है, नंबर तैयार होता है, ठीक है। यानी संख्या क्या होता है, तो कह लीजिए सीधे सीधे, यानी अंकों की सहायता, यानी अंकों को अगर क्रमबद्ध तरीके से या अंकों को मिला करके जो एक मैथमेटिक्स का टर्म बनता है, मैथमेटिक्स का एक जो शब्द बनता है उसे हम नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी नंबर का सीधा सीधा तात्पर्य हो गया कि डिजिट्स का एक ग्रुप, यानी कलेक्शन ऑफ डिजिट्स कलेक्शन होता है ये। यानी डिजिट्स को हम लोग जब मिलाते हैं, इसका समूहन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या बनता है, नंबर्स बनते हैं। अब इसकी सहायता से हम स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हैं और लार्जेस्ट नंबर भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि छोटी संख्या भी बना सकते हैं और बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। तो इस स्तर की हम बात नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्तर के प्रश्न सीसैट में पूछता भी नहीं है, ना अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। ये बहुत बच्चों वाली हलवा प्रश्न है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 5046, इससे आपको बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 6 0 6 5 4 0, माने हम इसको क्या करेंगे, डिजिट्स को डिसेंडिंग, क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, यानी अवरोही क्रम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। इसी को उल्टा करके लिख देते हैं तो वो हो जाता है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो कैसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते, देखिए। अब इसको क्या करेंगे, 0 तो पहले करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि जब आप फिजिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स में आप जो सार्थक अंक पढ़े होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े होंगे, तो किसी भी अगर कोई मतलब कि नॉन जीरो डिजिट है तो उसके पहले 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि 0654 अगर लिखते हैं तो इसमें 3 डिजिट ही होगा, जबकि हमको 4 डिजिट का बनाना है तो इसको हमेशा सेकेंड प्लेस पे रखते हैं, 4056। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू,
फेस वैल्यू पर आधारित, जो कि हम लोग लास्ट में देखेंगे, बहुत ही इजी हलवा टाइप का प्रश्न होता है। आज का जो विषय वस्तु है थोड़ा सा आप उसको देखते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग दो ही प्रकार के नंबर को पढ़ेंगे। मेनली नंबर होता है दो, यानी एक होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता है, और एक होता है अधिकल्पित यानी काल्पनिक संख्या। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। जरा सा हम लोग आपको बता दें आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी सभी संख्याएं, उन सभी संख्याओं का समुच्चय, यानी ऐसी सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, धन पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी कि जिन संख्याओं का वर्ग, जिन संख्याओं का वर्ग एक धन पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। या कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहां पर यह भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, अर्थात हम लोग वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर निरूपित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, या दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी जिसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर करें तो -√2, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो -√2 क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो गया स्क्वायर प्लस, और रूट को हटा देंगे, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 2^1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 आएगा। ये 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए -√2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, 1/2 ले लीजिए तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 एक पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा। आप वास्तविक संख्याओं जिनका अध्ययन कर रहे हैं, अभी तक आपने जितने प्रकार के नंबर्स आपने पढ़े, सुनिएगा ध्यान से, जैसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा इवन नंबर, ऑड नंबर, हार्डी नंबर। ठीक है, स्पेशल नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स आपने पढ़ा अभी तक, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कहने का सीधा मतलब क्या होता है कि यह चूंकि जो होता है ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स ही होता है। जितने भी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, एक ही ऐसा है जिसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है अंडर रूट में -x के फॉर्म में। अंडर रूट -x के फॉर्म में इसका थोड़ा सा स्टोरी बता दें कि आयलर नामक एक मैथमेटिशियन थे, आयलर, EULER। इनके दिमाग में एक अचानक एक इक्वेशन आया, x² + 16 = 0, तो x² = -16। अब x उन्होंने किया -16। अब उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर प्लस इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? +4 अगर करते हैं तो भी +4 × +4 16 होगा। अगर -4 लेते हैं तो भी -4 × -4 +16 होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने कल्पना किया, क्या इमेजिन किया कि चलिए ठीक है, अंडर रूट में -1 को उन्होंने ले लिया i, जिसको i मीन्स होता है आयोटा, आयोटा i मीन्स इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है, ये कल्पना है, समझ लीजिए। तो यहां पर अंडर रूट -1 को उन्होंने ले लिया i, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स होते हैं, इसका स्क्वायर करने पे हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। करके देख लीजिए, हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा, केवल स्क्वायर गायब होगा, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा और -x आ जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में बताइए कि जिन नंबर्स को, इसी का उल्टा कर दीजिए, जिन संख्याओं का वर्ग
हमेशा ऋण पूर्णांक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यानी ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव इज जो इमेजिनरी नंबर। अब सुनिए इसके बाद ये भी कह सकते हैं कि ऑल द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, उसे हम कौन सी संख्याएं कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसके लिए एक अलग ही नंबर लाइन होता है। सच बताएं तो इसके लिए एक, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये रियल प्लेन होता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है इसमें ये वाला इमेजिनरी होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ये वाला रियल होता है। तो इस प्लेन का नाम ही अलग होता है। इस प्लेन को हम बोलते हैं, याद रखना, आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। और ये जो एक्सिस होता है ना, इस एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, यानी काल्पनिक अक्ष बोलते हैं, या क्योंकि इस पर हम काल्पनिक संख्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, और इस प्लेन को आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। और याद रखिएगा कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को ऑपरेट करते हैं, यानी प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखिएगा कि एक नया नंबर तैयार होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सम्मिश्र संख्या। जैसे जिसका जनरल फॉर्म होता है x प्लस आई वाई, यानी i क्या बता रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो इसकी चूंकि जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसके बारे में चर्चा भी करना उचित नहीं है। ये एक रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट ऑफ z, अगर इसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z है तो यहाँ पे x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z है वो यहाँ पे क्या है, y है। ध्यान रखिएगा, अगर इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट में माइनस वाई, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इमेजिनरी और रियल को मिलाते हैं तो ऐसे स्थिति में कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। अच्छा, क्या एक प्योर रियल यानी शुद्ध जो वास्तविक संख्या है, क्या वो काल्पनिक संख्या हो सकती है? क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या हो सकती है? सॉरी, शुद्ध वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या हो सकती है। कैसे? तो x अगर मान लीजिए कि 1 एक शुद्ध काल्पनिक शुद्ध वास्तविक संख्या है तो इसमें हम 0i कर सकते हैं, यानी इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। यदि शुद्ध वास्तविक संख्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है यानी कि प्योर रियल नंबर है, तो इसका काल्पनिक भाग 0 होगा। काल्पनिक भाग 0 कर दीजिए। अगर शुद्ध काल्पनिक है तो इसका रियल पार्ट 0 कर दीजिए, यानी 0 प्लस 1i भी लिख सकते हैं। यानी कि एक शुद्ध काल्पनिक संख्या भी सम्मिश्र संख्या होती है और शुद्ध वास्तविक संख्या भी सम्मिश्र संख्या होती है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा जान लीजिए जो पूछता है, किसी काल्पनिक संख्या, जैसे कोई भी अगर रियल नंबर कोई भी अगर सम्मिश्र संख्या है तो जो सम्मिश्र संख्याएं हैं, आप पढ़े होंगे हर का परिमेयीकरण करना, रेशनलाइजेशन आप लोग अंडर रूट स्क्वायर रूट में पढ़े होंगे। जब आप लोग करणी पढ़े होंगे, स्योर्ड पढ़े होंगे, तो उसमें हर का परिमेयीकरण किया जाता है। तो आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हो, हमको z बार निकालना हो, तो z बार आप कैसे निकालेंगे? तो z बार निकालने के लिए x माइनस आई वाई करते हैं। जहां i है उसको ढूंढ के वहां माइनस कर देते हैं, जहां पर i है उसको ढूंढ कर वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए आपको x प्लस वाई टू द पावर आई थीटा दे दे, इसका क्या होगा, z है ये, z बार इसका क्या होगा, तो z बार x प्लस वाई माइनस आई थीटा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्लस के जगह पे ये नहीं कि बीच में हम ला के माइनस कर दे, नहीं, जहां आई है उसको खोज के माइनस करिए, उसका साइन चेंज करना होता है कभी भी। अब देखिए इसके बाद नंबर्स के टाइप्स हम देखेंगे। नंबर के टाइप्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं? तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार हम देखेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के नंबर ऑफ
टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। टाइप्स तो बताना वो नहीं है, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे प्राकृतिक संख्या। जल्दी से बताते हैं, कोई मतलब वो नहीं है। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, यानी काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और ये काउंटिंग नंबर्स ही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। बड़ा अच्छा मौसम भी हुआ है, बाहर बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स यानी ऐसी संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कि आज तक पता ही नहीं चला सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए इसको खहर कहते हैं, या इसको हम अपरिभाषित कहते हैं, या इसको हम अनंत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर शून्य की खोज हो गई। शून्य की जैसे ही खोज हुई, भारत ने जब शून्य दिया, जब भारत ने शून्य दिया तो अगली संख्या के क्रम में एक अगली संख्या की खोज हो गई, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या जो है होल नंबर, यानी कि शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या को ही मिला दीजिए, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का कोई पता नहीं है, खहर। इसके बाद होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद इसी क्रम में अब हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बाद धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की खोज होती है, यानी ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं की खोज होती है। तो अगले क्रम में, इस क्रम में अब हम देखेंगे पूर्णांक को। पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी 3 तरीके के होते हैं, आई पॉजिटिव, आई नेगेटिव और 0 पूर्णांक। यानी धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर जिसको +1 +2 +3 +4, ठीक है। इसके बाद आई नेगेटिव माने ऋण पूर्णांक, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसके बाद जो शून्य पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक याद रखिएगा, शून्य भी एक पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता है। और शून्य को एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग योगात्मक तत्समक। ध्यान रखिएगा, शून्य को हम योगात्मक तत्समक कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं, याद रखिएगा, योगात्मक तत्समक इसको कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको संख्या रेखा पर जब हम निरूपित करते हैं तो ये शून्य बीच में होता है, और इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर की तरफ नेगेटिव, यानी +1 +2 इधर होगा, -1 -2 इधर होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स को भी स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इवन नंबर पे। इवन नंबर मीन्स होता है सम संख्या, एकदम बिल्कुल हलवा है, बच्चों वाली है, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। इसलिए ये सब बताना पड़ रहा है सीसैट के लिए, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल शुरू से अंत तक मैथ्स पढ़े नहीं, ह्यूमैनिटी लेकर के चले हैं, तो उनको भी समझ में आए। इवन नंबर यानी जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी एक्यूरेट कट जाती हैं। और कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं इवन नंबर होती हैं जिसके अंत में 0 2 4 6 और 8 होता है, यानी वे सभी संख्याएं जिनके अंत में, जिनका यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई का जो अंक होता है, वंस प्लेस पे जो डिजिट होता है, वो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। और ये सभी संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट पे ये सभी होते हैं, वो 2 से एक्यूरेट डिविजिबल होते हैं। जैसे 1 2 2, 2 से एक्यूरेट डिविजिबल है, 2 1 is 2, तो ये 122 एक इवन नंबर है। ठीक इसी प्रकार से ऑड नंबर होता है। जो ऑड नंबर होता है, विषम संख्याएं जिसको कहते हैं, यानी प्रत्येक दशा में रिमाइंडर जो है, यानी शेषफल जो है, 2 से भाग करने पर 1 बचता है।
यानी ऐसी संख्याएं जिसको 2 से भाग करने पर शेषफल के रूप में 1 बचता है, रिमाइंडर के रूप में 1 बचता है, इसको हम कहते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं होती है जो 2 से कटती नहीं है, ठीक है, जो 2 से एक्यूरेट डिविजिबल नहीं होती है। उसके बाद आपको बताएं रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, जरा ध्यान से देखिएगा। रेशनल नंबर्स यानी होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। केवल इतना ही नहीं है, ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में दिखाई दे, उसके बावजूद भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी संख्याएं जिनका जो p/q के फॉर्म में हो, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, लेकिन डिनोमिनेटर विल नॉट बी 0, कभी 0 नहीं होगा, विल नेवर बी 0। अब यहां पे देखिए, इसके बाद भी एक और क्राइटेरिया है इसका कि अंश भी क्या होना चाहिए, अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यानी अगर हम कहें एक भिन्नात्मक संख्या और परिमेय संख्या, भिन्नात्मक संख्या भी p/q के फॉर्म में होता है, और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, भिन्नात्मक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अगर p/q के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है या अगर कोई नंबर है और उसमें क्या है कि पॉजिटिव निगेटिव है, तो सीधी सी बात है वो परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है वो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये तो परिमेय संख्याएं हो गई। जैसे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जैसे 2/6, 1/4, 5/2, 3, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं और भिन्न भी हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं और भिन्न भी हैं क्योंकि पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम -2/3 लिखते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो परिमेय संख्याएं, याद रखिएगा जो सबसे बड़ी बात है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, नहीं होती। वही हाल है केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा कि सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, सभी क्षारक नहीं हो सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उसे क्षारक कहते हैं, बेस और एल्कली। ठीक वही बात यहाँ भी होती है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 6/15 लिख दे, तो 6/15 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं इंटीजर है? क्योंकि अगर कैंसिल भी करते हैं, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5, हमेशा p/q के ही फॉर्म में है ये। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिखें, जैसे मान लीजिए 10/2 लिखें, तो ये 5 आ जाएगा, 5 एक पूर्णांक है। ये जो परिमेय संख्या है एक पूर्णांक है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक हो सकती हैं, नहीं सॉरी, जितनी भी पूर्णांक होती हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे जितने भी पूर्णांक निगेटिव पूर्णांक है या पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी कि -1 हो, -2 हो, -3 हो, सब में बाई 1 करके लिख दीजिए, ये सब के सब क्या हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि सभी पूर्णांक जो होती हैं परिमेय संख्याएं होती है। ऑल द इंटीजर्स आर द रेशनल नंबर्स वाइल ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, यानी सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। और जितनी भी पूर्णांक होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। हर में 1 लगाकर लिख देने से वो परिमेय संख्या के रूप में p/q के फॉर्म में हो जाती हैं। तो ये तो परिमेय संख्या रहा। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं और इन अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और ना ही इसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए √16 दे दिया तो हम इसको 4 निकाल सकते हैं ना, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो पाई पूछता है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? जो प्राइम नंबर्स होती हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं यानी ऐसी संख्याएं जिनका अपवर्तक यानी इसको हम बोलते हैं डिवीजर बोलते हैं या फिर फैक्टर बोलते हैं, अपवर्तक कह लीजिए या भाजक कह लीजिए। ठीक है, दोनों ही इसको कह सकते हैं, यानी जिनके अपवर्तकों की संख्या जो होगी जिसका भाजक कितना होगा, 2 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 2 ही हो सकता है। या तो वह संख्या जो है खुद से कटेगा, स्वयं से कटेगा, या फिर 1 से कटेगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि उसके कितने मैक्सिमम अभाज्य संख्याओं के अपवर्तक कितने हो सकते हैं, यानी भाजक कितने हो सकते हैं, 2। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 या तो 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, यानी इनके जो अपवर्तक है कितने हो गए, 2। अगर मान लीजिए 7 ले लेते हैं या तो ये 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। अगर हम मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं या तो 1 से कटेगा तो 2 से कटेगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक ऐसी रोचक संख्या है जो जिससे सारे नंबर्स डर के मारे कट जाते हैं। एक ऐसी रोचक संख्या है जिसके कारण डर के मारे सारी संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको देखिए एक नाम भी देते हैं हम, ये स्पेशल नंबर है। ठीक है, और इसको एक नाम देते हैं विशिष्ट पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट पूर्णांक नाम देते हैं। विशिष्ट पूर्णांक का मतलब स्पेसिफिक इसको बोलते हैं, अलग से इसको दर्जा मिला है, स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है इसको, स्पेसिफिक हम बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट नहीं, विशिष्ट उष्मा नहीं, वो तो विशिष्टता धारण की ही होती है। ठीक है, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे। स्पेसिफिक इंटीजर इसको बोला जाता है, 1 का नाम है। और एक 1 का और नाम है जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसको कहा जाता है, यानी गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक के भी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये तो हो गया आपका। इसके बाद हम आपको बताएंगे भाज्य संख्याएं। क्या होती है भाज्य संख्याएं? सीधी सी बात है, इसी का उल्टा कर लीजिए, जिनके अपवर्तक 2 से अधिक हों, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से तो कटे, स्वयं से कटे, अन्य भी मतलब कि कई संख्याओं से कटे, तो ऐसी स्थिति में उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। यानी कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई नंबर इटसेल्फ, 1 एंड अदर नंबर्स, यानी अन्य भी नंबर से ये डिविजिबल होती है। जैसे जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, या कंपोजिट नंबर्स, इनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है। देखिए जैसे मान लीजिए 24, तो 24 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से भी कटेगा। यानी ये दोनों के बीच में अन्य भी नंबर्स आ रहे हैं, इस कारण यह कौन सी संख्याएं हैं? ये सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। और इनके अपवर्तकों की संख्या निकालने का एक अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूं, कितने अपवर्तक हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अपवर्तकों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देख लीजिए ध्यान से। हम करते क्या है कि सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो करेंगे। 2 से कैंसिल होगा 12, 2 से कैंसिल होगा 6, 2 से कैंसिल होगा 3 और 3 से कैंसिल होगा 1। ठीक है, अब इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 to the power 3 into 3 to the power 1। हम पावर को देखते हैं
केवल और केवल हमको पावर से मतलब है। पावर में यहाँ 3 है तो 3 को 1 बढ़ा के लिखेंगे 4, और यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा के लिखेंगे 2, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने होंगे फैक्टर्स? 8 फैक्टर। देखिए काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस चीज ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से हम अपवर्तकों की संख्या निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब हम आपको बताएंगे को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम्स। दो और संख्याएं हैं, को प्राइम्स और ट्विन प्राइम्स। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा बता दें आपको। को प्राइम माने होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, और ये ट्विन प्राइम्स जुड़वा भाज्य, जुड़वा अभाज्य। तो देखिए, तो थोड़ा देखते हैं क्या होता है। को प्राइम्स मतलब होते हैं ऐसे नंबर्स का जोड़ा जिसका HCF 1 होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं और एक हम 15 ले लेते हैं। 2 और 15 अगर ले रहे हैं, या 15 और 17 ले लेते हैं। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सह अभाज्य लिखे तो दोनों अभाज्य होना चाहिए। हो सकता है कि दोनों भाज्य हो सकता है कि एक अभाज्य एक भाज्य हो सकता है कि दोनों अभाज्य हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी सह अभाज्य संख्या यानी ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF, यानी HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो। यानी वो एक दूसरे से डिविजिबल न हो। अब 15 17 से डिविजिबल होगा, 17 15 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। इस कारण ये दोनों जोड़ा जो है सह अभाज्य संख्या है। और भी चीजें सुन लीजिए। इस HCF को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोला जाता है। आपको बताएंगे इस सब चीजें। अब रही बात ट्विन प्राइम्स की, ये थोड़ा सा है। ट्विन प्राइम्स में पहली बात, जो ट्विन मतलब जोड़ा, अब प्राइम माने दोनों प्राइम होने चाहिए। क्लियर हो गया कि इसमें दोनों नंबर क्या होने चाहिए, यानी जोड़ा तो होगा लेकिन दोनों ही अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। या और एक ही यही क्राइटेरिया नहीं है, क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से होना चाहिए। ठीक है, यानी 3 हो गया एक अभाज्य संख्या तो दूसरा 5 हो गया। और एक चीज और है, 3 और 5, अब बीच में एक संख्या भी होनी चाहिए भाज्य। देखिए 3 4 5, तो 3 और 5 क्या हो गया? ये जोड़ा जो है ट्विन प्राइम्स है, ट्विन प्राइम्स है। बात समझ में आया? तो इसमें बीच में 4 है ही। ठीक है, तो या दोनों देखिए क्रमागत है, दोनों ही प्राइम नंबर है, लेकिन लगातार प्राइम नंबर है। क्या 2 3 होगा? 2 और 3 के बीच में 2 और 3 दोनों भी प्राइम नंबर है, लेकिन ट्विन प्राइम नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि बीच में कोई अभी नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए, ये तो ट्विन प्राइम हो गया। अब थोड़ा सा एक स्पेशल नंबर की बात करेंगे। स्पेशल नंबर क्या है? एक है रामानुजन हार्डी नंबर। पहले हार्डी रामानुजन कहते हैं, हार्डी रामानुजन, GH हार्डी और रामानुजन दोनों का सहयोग है, रामानुजन नंबर। ये स्पेशल नंबर है। अब ये स्पेशल कैसे है, जरा इसके बारे में भी हम आपको बता दें। देखिए 1729 में एक एग्जांपल है, तो 1729 को ही लिया था उन्होंने। 1729 यानी 1729 इसको बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। क्यों है हार्डी रामानुजन नंबर? जरा देखिए, ये लगातार 2 के क्यूब के इक्वल होता है, 2 नंबर्स के क्यूब के इक्वल होता है। आप करके देख लीजिए, 12 का होल क्यूब और 13 का होल क्यूब। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 12 का होल क्यूब कितना होगा? 12 गुणा 144, यानी 12 का अगर होल क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48 का 8 हाथ में लगा 4, 12 चौक 48 4 52 का 2 हाथ में लगा 5, 12 का 12 5 17, यानी 1700। ये हो जाएगा 12 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब होगा। ठीक है, ये 12 का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी कि ये हो गया 1728 प्लस 1, यानी 1729 ही आ गया। इसी तरीके से अगर 10 का होल क्यूब करते हैं
10 का होल क्यूब अब प्लस 9 का होल क्यूब, यानी 10 का होल क्यूब 1000 होगा, प्लस 9 का होल क्यूब 9981 होगा, ये भी 1729 आएगा। तो यह जो नंबर है, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को 1729 उन लोगों ने लिया था, किसी भी नंबर को दो तरीके से दो संख्याओं के क्यूब के योग के रूप में लिख सकते हैं। दो संख्याओं के क्यूब के योग के रूप में, यानी सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। तो उसको हम लोग बोलते हैं रामानुजन हार्डी नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 17 7 1 8 2 10 9 19, जोड़ भी कर लीजिए 1 + 7 + 2 + 9 = 19, इंटू इसका उल्टा कर दीजिए 91, तो भी आएगा। देखिए 9 × 9 19 × 19 का 19 नवा, तो अब ये हो जाएगा 72 से, यानी 1729 तब भी आएगा। इसलिए यह एक स्पेशल नंबर है। ठीक है, यह एक स्पेशल नंबर है, हार्डी रामानुजन नंबर। अभी इसके विषय में और भी इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा आज क्वेश्चन कर लिया जाए। यहां देख लीजिए, ये 1729 आ गया। अब देखिए अभी इनके हार्डी और रामानुजन के जन्मदिन से क्या संबंध है इस नंबर का, जरा इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे ज्ञान के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका रामानुजन हार्डी नंबर। कुछ नंबर जैसे मान लीजिए परफेक्ट नंबर, जो आपने नहीं सुना होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या अलग है, अब परफेक्ट नंबर अलग है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अंडर रूट में 64, इसका 8 हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, तो आइए देखते हैं। जैसे 6, तो 6 का जो फैक्टर होगा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 6 होगा। यानी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 के नंबर को छोड़ दीजिए, केवल नंबर इट सेल्फ को छोड़ दीजिए और छोड़ करके शेष सबका योग कर लीजिए। 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 = 6। अगर इस तरीके से कहीं कोई नंबर दिखाई दे, नंबर इट सेल्फ को छोड़ के उसके सारे फैक्टर्स का अगर सम वही नंबर अगर आता है, तो ऐसी स्थिति में वह नंबर जो होता है यह पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद ये तो पूर्ण संख्या हो गया, हार्डी रामानुजन नंबर हो गया। अब एक और नंबर आपको हम बता रहे हैं। ये तो हो गया आपका सारे हर टाइप्स के नंबर आपको हमने बता दिया, ट्विन प्राइम्स आपको बता दिया। एक और टाइप का नंबर हम आपको बता दें, रामानुजन हार्डी स्पेशल नंबर बता दिया। एक स्पेशल नंबर ही नाम है, नाम ही है स्पेशल नंबर बोला। जैसे कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं 1 to 1, अगर करेंगे तो इसका भी उल्टा अगर करेंगे तो 1 to 1 ही आएगा। 1 4 1 1 4 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो स्पेशल नंबर होते हैं। ठीक है ना, ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो स्पेशल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक मतलब कि जो हमने आपको बताया, ये नंबर्स के मतलब की ब्रीफ हिस्ट्री थी, यानी नंबर्स को हमने क्रमबद्धता से अध्ययन किया। अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों पर, कुछ प्रश्नों की प्रकृति पर, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने इकाई के अंक तो खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी इकाई के अंक से संबंधित अब जो सीसेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। इकाई के अंक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, पूर्ण प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया फैक्टोरियल के फॉर्म में भी कभी कभी दे देता है, कभी कभी आपको फैक्टोरियल के फॉर्म में भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे आपको फैक्टोरियल 2 अगर लिखते हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जहां जो फैक्टोरियल दिया उससे उल्टा चलिए और 1 तक लेकर के जाइए। 2 × 1 क्या होगा, 2। अगर 3 फैक्टोरियल करते हैं, 1 फैक्टोरियल करते हैं तो ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करते हैं तो 3 × 2 × 1 होगा, 6 हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल करते हैं तो 4 × 3 × 2 × 1 होगा, यानी 4 × 6 24 हो जाएगा। यानी 5 फैक्टोरियल करते हैं
तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल करते हैं तो 6 × 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा ये 72,720 होगा। आपने एक चीज़ देखा होगा, जहाँ जहाँ 5 आ रहा है, जिसमें जिसमें 5 आ रहा है उसमें ये 0 लास्ट में आने लगा। जिसमें जिसमें 5 आ रहा है उसमें क्या आने लगा, 0 आने लगा। तो ऐसे स्थिति में अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 2, 4 और फैक्टोरियल के इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, फैक्टोरियल 24 के इकाई का अंक क्या होगा, तो आप तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। 24 का कितनी बार गुणा, 24 × 23 × 25 22 21 1 तक जाएंगे तब ना निकलेगा। सीधी सी बात है, जिसमें एक बार 5 दिख गया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हमेशा उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा, यानी कि फैक्टोरियल 4 तक बस आपको याद रखना है क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 के बाद सब में हमको लगता है कि 0 ही आएगा, क्योंकि 5 तो आएगा, 5 आएगा तो 100% श्योर है कि अंत में 0 आना भी तय है। ठीक है, तो ये रहा आपका इकाई के अंक से संबंधित। कुछ पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, कुछ इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। और भी प्रश्न हो सकते हैं इसमें आधारित। देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि किस तरीके से मतलब इकाई के अंक को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है कि एक चीज़ नियम याद रखना कि 0, 1, 5 और 6 अगर हो इकाई के स्थान पर तो उसका आंसर नहीं बदलता है, सेम होगा। ठीक है, चाहे पावर कुछ भी हो, जैसे 525 का पावर 26015, तो ये 5 है, यहाँ पे 4 कर दिए तो फिर डिस्टर्ब होंगे, ये भी 5 है, यहाँ पे 5 है तो निश्चित रूप से इसका आंसर 5 ही होगा। अगर 1050 है, यहाँ पे 2160221025 हो तो यहाँ भी आंसर 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ 0 है। तो इस तरीके से अगर ये आता है तो हम हमेशा क्या होता है, वही नंबर होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अलावे भी तो नंबर्स हो सकते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 21, 53, 5, 6, 7, इसमें दे दिया ये 2, 1, 5, 4, इसमें 7 है तो पहले सबसे पहले 7 का पावर 21 से 54 लिख लेंगे। 21 से 54 में हम बताए थे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सते 4 5 20 हो जाएगा, 1 होगा, 5 4 होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 बटे 32 हो जाएगा, यानी बचेगा आपके पास 2। तो ये 7 के पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी 7 सते 49, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। और सभी पर यही नियम अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए, हमको लगता है 1 घंटे का वीडियो हो गया होगा। धन्यवाद।